जब भी रोजगार का मुद्दा आए इसे व्यापक बनाने का प्रयास कीजिए, इसे बहस के केंद्र में लाइए और इसे चारों चीजों से जोड़िए, हेल्थ से, एजुकेशन से, आपकी क्वालिटी से, आपके एम्प्लॉयमेंट से और आपके सोशल सिक्योरिटी से। एक एमएलए बनता है, वो फिर एमएलसी बनता है, फिर राज्यसभा का सदस्य बनता है और फिर जब वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो 4 पेंशन लेता है। और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे क्योंकि अंग्रेजी में 4 एडिटर बैठे हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। वो पैसा जो सरकार आपके पेंशन में खर्च करती, वो पैसा किसको जाता है? 5 बड़े उद्योगपतियों को जाता है जब उनका धंधा चौपट हो जाता है। तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पालन पोषण ना करे और 4 उद्योगपति का धंधा डूब जाए तो उनको 5 लाख करोड़ दे और 2.5 लाख करोड़ आपके पेंशन पर खर्च ना करे। और कहा जाता है कि आप एनपीएस में निवेश करें। क्या हम और आप एक ही योग्यता रखते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 है और आपके पास भी 10,000 है, यहां पे 100 लोग हैं, सबके पास 10-10 हजार है। क्या सभी लोग बराबर क्षमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की? उनमें वो क्षमता है, दृष्टि है? मुझ में तो नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं होगी। क्या उनको छोड़ा जा सकता है? इसलिए आपकी मेहनत की कमाई टूटती जा रही है और यह प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से। इसी का नतीजा यह हुआ है कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई है, नौजवान बेरोजगार हो गया है। तो आपकी जो नौकरी है वो व्यापक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको नहीं लाएंगे बहस के केंद्र में, इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, इस पर आप अपने आप को नहीं आजमाएंगे, तो मेरे दोस्तों, ये बीच बीच में मेरी 40,000 की नौकरी, मेरी 50,000 सदस्यों की नौकरी, इसको लेकर आप लड़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मेरी बात को सुनो, मेरे बारे में जो अफवाहें फैला रहे हैं वो फैलाते रहें। आईटी सेल का यही काम है, उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूं और ये वो सवाल है जो 2017 से उठाने के कारण मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पर मैं जानता हूं कि यह गलत हो रहा है, इसका शिकार मैं भी हूं। अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी भी कमाई नहीं बढ़ेगी। हम जैसे लोग जो ऊपर जा रहे हैं नीचे सड़क के नीचे आ जाएंगे। और आपको तो जीवन में 10 साल या 5 साल के लिए ऊपर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो मिला भी, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और आप जैसे जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहत बर्बाद किया गया। आप समझिए इस बात को। आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिए, लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए, धर्म के सवाल पर नहीं, जाति के सवाल पर नहीं, वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए होंगे, जिसे प्रधानमंत्री ऐसे बताते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए उनकी झोली में डाल दिया हो। अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का, उसकी तुलना में अब आप और हम रिटायर होंगे तो 5,000 रुपया पेंशन नहीं होगा हमारा। हम कैसे जिएंगे, ये हमारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार 10-10 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के बेलआउट पे खर्च कर सकती है, जो संख्या में सिर्फ 10 होते हैं या 100 होते हैं, तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है। आपने 20 साल का यह दौर बिना पेंशन का देख लिया। कई लोगों ने जो ग्रामीण डाक सेवा में काम करते हैं, उनके किसी एक बच्चा बाहर के देश में नौकरी करता था, उसने लिखा कि यह समस्या बहुत बड़ी है, हमारे पिताजी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है, आप उठाइए। ये 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी। तो मैं इस विभाग को नहीं जानता था, तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड या कहीं हूं तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूं, पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर हैं। अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है, पर बहुतों के घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के कई दोस्त गरीबी में मर गए, इलाज की कमी के कारण मर गए। ये कब तक आप गोदी मीडिया का न्यूज चैनल और आईटी सेल देख देख कर ये तमाशा करेंगे? कब तक होने देंगे? इससे आपको क्या मिला? यह आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए। मैं क्यों पढ़ रहा हूं
एक अर्थशास्त्र, ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। आज भी दो नेताओं ने कुछ बेहुदगी से भरे बयान दिए होंगे, उनको लेकर मैं आधे घंटे में काम कर सकता था, अपना 1 घंटे का प्रोग्राम बिता सकता था। मैं सुबह से उठ के ये क्यों पढ़ा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि हम सब की जिंदगी इतनी तबाह क्यों है, क्यों चैन नहीं है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, लेकिन आप ढंग से चाय नहीं पी सकते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके पीछे दिमाग में यह डर है कि कोई बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं होगा। और इसीलिए क्योंकि सरकारी अस्पताल जानबूझकर डुबा दिए गए। पटना का एम्स आज तक बन रहा है, उसमें भी पूरी तरह से लोग भर्ती नहीं है। दरभंगा में ऑलरेडी वहां पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको बढ़िया किया जा सकता था। वो एम्स किसी और इलाके में बन सकता था, बक्सर में बन सकता था, या आरा में बन सकता था, या और सुदूर इलाके में बन सकता था, जमुई में बन सकता था। बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, आप उसकी जाकर हालत देख लीजिए। तो बना देते हैं ये लोग, उसमें ना टीचर जाता है, ना इसमें ना स्टाफ रखे जाते हैं, ना छात्र अच्छी क्वालिटी के मेडिकल नहीं पढ़ते। पता कीजिए उनकी क्या हालत है। इसलिए हम सबको गाली देना, तरह तरह के दाढ़ी बना के, फोटो बना के और तरह तरह से मेरा बना के भेजते रहिए, ठीक है, आप मनोरंजन कीजिए अपना। लेकिन भेजने वाले लोग जो मेरे बारे में बदनाम करने के लिए भेजते हैं, वो ये जानकारी क्यों नहीं भेजते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज बना दिया गया है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ गई है। क्यों नहीं ये जानकारी भेजते हैं कि आप नौजवानों को इतनी नौकरी मिली है? क्या ये वायरल नहीं हो सकता है? क्या ये ट्रेंड नहीं हो सकता है? तो हम सबको ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए नौकरी के सवाल को आप व्यापकता में देखिए। सरकार के खजाने में बहुत पैसा है, ये पैसा बचता है तो उद्योगपतियों के बेलआउट पर खर्च होता है। और आजकल एक नया तरीका अपना लिया है कि वो जानते हैं कि जनता गरीब हो गई है, इसलिए एक हिस्से को 500 रुपया दे दो, एक हिस्से को 2000 दे दो और एक हिस्से को गैस दे दो। देना चाहिए। अगर आप यही सोचते हैं, मैं तो कहता हूं कि सबको आप 10-10 हजार रुपया दीजिए, वो आप नहीं देते हैं तो लोगों में कहते हैं हाँ हमको कुछ मिला, उसको कुछ मिला, कुछ मिल रहा है ना। पर आप ये नहीं समझ रहे कि उस कुछ देने के बदले आपका सब कुछ ले लिया गया है। 20,000 रुपए कमाते थे आप तालाबंदी में, आप 5 रुपया भी नहीं कमाते और 500 रुपए देकर कहा जा रहा है आप कुछ तो दिया गया है। यह ऐलान किया जा रहा है कि छठ तक अनाज देंगे। फिर क्या होगा? क्या छठ के बाद देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी? लोगों को काम मिल जाएंगे? फिर लोग क्या खाएंगे छठ के बाद? सोचिए इन बातों को, इन बातों पर बहस कीजिए, इस पे प्लस पॉइंट ले आइए, सरकार के पक्ष में ही ले आइए, इस पे माइनस पॉइंट ले आइए। लेकिन जब भी ये बात आता है आप वो धर्म लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आईटी सेल और 4 न्यूज चैनल वाले प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। और आप सब नौकरी से पहले अपने अपने जिले के कॉलेजों में जाना शुरू कीजिए। देखिए कि उस इमारत को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए तो उसमें मास्टर परमानेंट क्यों नहीं है तो वो ढंग की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। स्कूल की शिक्षा बेहतर हो सकती थी। 90 के दशक के बाद से थोड़ा स्कूलों में निवेश हुआ, टीचर रखे गए, लेकिन फिर क्या हुआ? सरकार का काम बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि सरकार के 20 काम टीचर करते हैं। इसका मतलब 20 काम की जगह थी, उसके लिए नौजवान रखे जा सकते थे, वो ना रख के टीचर से कराते रहो काम। कभी वो सर्वे कर रहा है हमारा टीचर, कभी इलेक्शन करा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। दिन भर वो डीएम के यहां मीटिंग में बैठा हुआ है कि अब टीका की मीटिंग में चलना है, अब इसकी मीटिंग में चलना, अब इसकी मीटिंग में चलना है, पढ़ा नहीं रहा है। तो सरकार का काम बढ़ा है। सरकार ये बता दे कि उसका काम कम हो गया है। उसका और काम क्या है? लोगों की सामाजिक सुरक्षा देने के अलावा। बिना अस्पताल के कोई बीमा काम करता है क्या? इसलिए आप अच्छी शिक्षा मांगिए, हमको चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप 10 साल दिल्ली में आकर कोचिंग में लाखों रुपए फूंक देंगे और आप में से 2-4 लोग निकल जाते हैं जो नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। इसीलिए देखिएगा मीडिया बड़ा कहानी बनाता है।
दर्जी का बेटा आईएएस बन गया, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया। ये अपवाद स्वरूप कहानियां हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई एक प्रतिभाशाली युवक बन गया, लेकिन अब सिस्टम ऐसा है कि ज्यादातर गरीब लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। कितने दर्जी और रिक्शा वाले के बच्चे बनते हैं उसमें, इसका प्रतिशत निकालिए तो वो 10 कहानियां होती हैं। बाकी वो लोग होते हैं जो कोटा जाकर लाखों रुपए कोचिंग में फूंकते हैं, जो पढ़ाई अपने कॉलेज में कर सकते थे। तो उन 10 कहानियों को बनाकर इतना बड़ा किया जाता है ताकि आपको लगे कि हाँ हमारा सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, एक दर्जी का बेटा आईआईटी कर सकता है, आईएएस बन सकता है। लेकिन बाकी उसके अलावा जो बने हैं वो किस तरह से पैसा खर्च करके बने हैं, कौन लोग बने हैं। तो इस समाज को अगर आपको बेहतर करना है, हिंसा मुक्त करना है, सुंदर बनाना है, खुद का जीवन थोड़ा आराम से जीना है, तो इन सब सवालों पर सोचना होगा। बगैर सामाजिक सुरक्षा के कोई जीवन अब पूरा नहीं हो सकता है। आप अच्छी जिंदगी जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको एक ऐसे सुरंग की तरफ धकेल दिया गया है जहां से आप वापस नहीं आ सकते हैं। आने की कोशिश करेंगे तो बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम पसीना बहाना तो शुरू कीजिए। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सबके कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नौकरी के इन प्रश्नों के बारे में ढंग से सोचेंगे और लोगों तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप नौजवान लोग हैं, आपको भी लगता है कि कोई फीडबैक है, मेरे से कोई बात छूट गई है, तो आप वो मुझ तक पहुंचाइए। मैं भी जानूंगा, क्योंकि मैं इस विषय पे 2017 से जब मेरा ध्यान गया, उससे पहले मैं नहीं जानता था कि कॉलेज में क्या हो रहा है। जब मैंने यूनिवर्सिटी सीरीज की, मैं जानता था कि एजुकेशन की हालत खराब है, पर इस तरह से मुझे देखने की समझ नहीं थी। समय के साथ आप सीखते हैं, तो अक्सर हमारा फोकस स्कूल की शिक्षा पर हो जाता था। फिर जब ध्यान में आया कि क्या कर रहे हैं डूंगरपुर के स्कूल कॉलेज के बच्चे जिसमें टीचर नहीं है, राजस्थान में है, लंगट सिंह कॉलेज में टीचर नहीं है, राजेंद्र कॉलेज छपरा में टीचर नहीं है, बेगूसराय में महिलाओं का कॉलेज है जहां पर 10-12 हजार लड़कियां पढ़ती हैं, वहां 19 टीचर हैं। तो वो लड़कियां तो गईं, 3 साल उन्होंने इंतजार किया अपनी जिंदगी का कि परीक्षा हो जाए, कोचिंग कर लें, गाइड बुक पढ़ लें। गाइड बुक से पढ़कर आप काबिल युवा नहीं बन सकते हैं। हमने देखा है, हमने कई ऐसे जो बाहर की यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ते हैं, वो अब मैं उनको जानता हूं, तो मैं देखता हूं कि उनकी पढ़ाई कितनी अच्छी है और अपनी उम्र से कितना ज्यादा वो योग्य हैं। उनके सामने हम लोग बच्चे लगते हैं, स्कूल के बच्चे लगते हैं। 20 साल 22 साल के नौजवान हैं जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो हार्वर्ड में पढ़, उन्हें पढ़ाया गया है इस तरह से। आप में सब कुछ टैलेंट है, बहुत नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली हैं आप, लेकिन आप कहां जाएंगे? कॉलेज में आपको सामान्य ज्ञान भी नहीं मिला तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कहां मिलती? जब आप लायक नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में। और ये 2 सेक्टर तो नोटबंदी के समय के बाद ही बर्बाद हो गए। इसीलिए बेरोजगारों का फौज सरकारी नौकरियों की तरफ गया है, वो तूफान आया है। मुझे कई लोग चिढ़ाते हैं कि बिहार चुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा हार जाएगा, तो क्या करोगे? मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि ये बात जायज बात है। मैंने 2017 में जब बोलना शुरू किया था, मुझे पता भी नहीं था कि 2020 में यह मुद्दा होने वाला है बिहार के चुनाव में। ना हो, हार जाए यह मुद्दा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको पड़ना है। लेकिन यह मुद्दा 2019 में भी हार गया, नौजवानों ने ही हरा दिया। अपने मुद्दे पर नेताओं से कोई बार्गेनिंग नहीं की, करना चाहिए था। हर तबका जिसे वोट देता है उससे बार्गेन करता है, मोल भाव करता है। नौजवानों ने रोजगार के सवाल पे किया ही नहीं। अब मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, पंजाब हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह यही हाल है। तो सरकारों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, उसके पैसे के बजट को ज्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये रिफॉर्म की आड़ में जो आपकी जिंदगी को असुरक्षित बनाया जा रहा है, उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये आप तभी सोच पाएंगे जब आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कानाफूसी वाली राजनीति से बाहर आएंगे। अगर आप अपने आप को धर्म, जाति या गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, बताइए। किसान आंदोलन कर रहे हैं, 17 सितंबर को नौजवानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, दिखाया तक नहीं इन लोगों ने।
इनको इतना विश्वास है कि आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है हमेशा के चलते कि आप रोजगार की बात ही नहीं करेंगे। बात करने में क्या दिक्कत है, बात होनी चाहिए। क्यों नहीं? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कब से फटकार लगा रहा है कि सिपाहियों की संख्या बहाल कीजिए। हर जिले में सिपाही नहीं है, क्यों नहीं सरकारें भर रही हैं, सिपाही की भर्ती कर रही हैं। इसी में देश भर में कम से कम 5 से 6 लाख सिपाही नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, टीचर की नौकरी मिल जाएगी। जब पीयूष गोयल आइडिया दे रहे थे कि 30,000 करोड़ में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, तब सुशील मोदी कहां थे? वैकेंसी निकालकर जो लड़के पास किए गए हैं, पीयूष गोयल नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आज बिहार और यूपी का नौजवान रेलवे की ही तो परीक्षा की तैयारी करता था ना, जो अच्छे कॉलेजों से पास नहीं किया। बागपत में पढ़ा है, या मोतिहारी में पढ़ा है, या मुजफ्फरपुर में पढ़ा है, बेतिया में पढ़ा है, बक्सर में पढ़ा है, बेगूसराय में पढ़ा है, सिवान छपरा में पढ़ा है। उसे लगा कि वो आईएएस नहीं बन सकता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं कर सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता है, उसे मौका नहीं मिला। अच्छा कॉलेज होता तो उसका भी दिमाग खुलता और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर आज वो भी दुनिया में कमा रहा होता, लायक बनता वो। तो वो रेलवे की तैयारी करता है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करता है, लेकिन उसका गला बांध दिया गया। और ये मैं जिनकी भी बात कर रहा हूं, ये ज्यादातर मुझे गाली देने वाले हैं। आप दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सवाल मैं सही समय पर सही तरीके से कह रहा हूं, एक दिन आप अफसोस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मैं हर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद इस मुद्दे पर लौट आता हूं कि जब मैं गहराई से देखता हूं तो मुझे कई मुद्दे हवाई लगते हैं। लगता है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा, समाज में शांति और चैन नहीं आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।